हत्या का पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने हथियार चलाना सीखा। यह कहानी है एक ऐसे अपराधी की जो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जिसके दिल में प्रतिशोध की आग जलती रही और धीरे धीरे उस आग ने उसके पूरे जीवन को ले लिया। प्रतिशोध पूरा हुआ या नहीं हुआ यह तो वही बता पाएगा, और उस आग में उसका पूरा जीवन होम हो गया। हत्या का पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने हथियार चलाना सीखा, हथियार बनाना सीखा, और हथियार से बदला तो नहीं ले पाया पर बहुत सारे पैसे कमा लिए। उससे भी संतुष्टि नहीं हुई तो पितरों की संतुष्टि के लिए, पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जादू टोना सीखा। खुद के जीवन में शांति आई या नहीं आई है तो नहीं मालूम, पर दूसरों को जीवन में शांति लाने के नाम पर बेवकूफ़ बनाने का धंधा चल निकला। यह कहानी है, जी हाँ, यह कहानी है भीमदान और भीमदान पुत्र श्री मोहनदान की, जो बीकानेर के देशनोक इलाके का रहने वाला है। जैसा मैंने आपको भूमिका में बताया कि पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए दर दर भटकता रहा। मध्य प्रदेश के अमरावती इलाके में फर्नीचर का काम करने गया। वहाँ उसने तथाकथित चाचा से हथियार बनाना सीखा और वो हथियार बनाने की कला लेकर वो इस इलाके में आया और चूरू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, इस पूरे इलाकों में हथियारों के सप्लाई के, हथियारों की आपूर्ति के सरगना के रूप में खुद को स्थापित किया। और अनगिनत हथियार, चाहे वो 12 बोर के हों, 315 बोर के हों, 32 बोर के हों, अनगिनत हथियार मार्केट में आपूर्ति की उसने। कई बार पकड़ा गया। उन्हीं हथियारों के सहारे उसने हत्या का प्रयास, लूट, डकैती जैसी करीब 1 दर्जन घटनाएं की। 1 दर्जन घटनाएं करके आखिरी घटना जो संज्ञान में आई वह घटना थी रामदेवड़ा, जैसलमेर के रामदेवड़ा में करीब 2 लाख रुपए की लूट की गई उन हथियारों के सहारे। और उसके बाद उसको लगा कि अब मेरे पुराने मुकदमे और यह मुकदमे, हमारी ज़िंदगी पूरी अब जेल में कट जाएगी। तो इसने शांति और स्वांग का रूप धरा और नासिक, महाराष्ट्र के नासिक के मरम पर्वत इलाके में जाकर जादू टोना सीखना शुरू किया। करीब 2.5 साल तक उसने यहाँ पर जादू टोने, अघोरपंथी, झाड़ फूंक सीखा। और उसके बाद से आकर चूरू, नागौर, खासकर गोटन, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर के इलाकों में कई जगह अपनी धुनी बनाई, खूब चेले बनाए और भीमदान बन गया भैरवगिरी बाबा। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से भैरवगिरी बाबा बनकर वो अघोरपंथी, जादू टोना, झाड़ फूंक करके लोगों को वश में करता रहा, शांति के नाम पर पैसे कमाता रहा, दक्षिणा लेता रहा और अपनी पहचान छुपाकर एक नई जिंदगी जीता रहा। पर कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये कहते नहीं है, सिर्फ दिखता भी है। और उसी की परिणति यह है कि एक बार फिर वह कानून के शिकंजे में आ गया। करीब 5 साल फरार रहा। पुलिस जिस तरीके से एक्लोना टीम उस तक पहुंच पाई वह भी बड़ी एक नाटकीय कथा थी। यह अपराधी बड़ा शातिर था। इसने मोबाइल यूज़ करना बंद कर रखा था, मोबाइल अपने पास रखना बंद कर रखा था। जो भी जजमान होते थे यह उनके पास पहुंचता था, जजमानों के फ़ोन से ही, जजमानों से ही फ़ोन कराता था और जो भी संपर्क सूत्र स्थापित करने होते थे स्थापित करता रहता था। काफ़ी समय से इसकी धुनी गोटन इलाके में थी। इसकी सुगंध पाकर, यूँ कहिए गंध पाकर, सेक्लोना टीम इसके पीछे काफ़ी समय से घूम रही थी। गोटन के एक जजमान के माध्यम से हमारी टीम ने भी अपने जीवन में कोई समस्याएं बताई और उन समस्याओं के निवारण के लिए बाबा की शरण में जाने की बात आई। तो बड़े गुप्त रूप से वह जजमान खारिया खंगार का इलाका जो है जोधपुर और नागौर के बॉर्डर का, वहाँ तक बाबा के ठिकाने तक हम लोगों को ले गया और बिल्कुल साधु वेश में बाबा यंत्र मंत्र तंत्र जंत्र सब लेकर अपने पास बैठे हुए थे। इसके पहले कि वो अपनी कला हम पर दिखाते, सेक्लोना टीम ने अपनी कला उन पर लागू कर दी और वो पुलिस के शिकंजे में आ गए। आगे का जादू टोना अब कानून करेगा उनके ऊपर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जीवन में जो शांति की तलाश कर रहे थे वह शांति उनको मिलेगी और जो बाकियों की ज़िंदगी में शांति का उन्होंने वशीकरण का मंत्र चला रखा था, उनकी गिरफ्तारी मात्र से
कई सारे लोगों को जो उनसे पीड़ित हैं उनको शांति मिलेगी। सर कितने जिलों का वो वांछित था, कितना इनाम उस पर घोषित था? इनाम जैसलमेर से रामदेवड़ा इलाके से उस पर करीब 20,000 का इनाम घोषित था, 20 या 25,000 का इनाम घोषित था। बाकी जिलों से वो चूरू में, बीकानेर में, इन जिलों में भी वांछित है। बाकी और क्रिमिनल रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं, करीब 1 दर्जन मामले अभी तक संज्ञान में आ गए हैं और बाकी जगहों से रिकॉर्ड लिया जा रहा है। इन 3 जिलों से तो वांछित की सूची आ गई है, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर से 20 या 25,000 रुपये का इनाम भी है। सर उसके पिता की हत्या का बदला, जैसा आपने बताया कि क्या कहानी थी, क्या उस पर कार्रवाई नहीं की गई? उसके मन में ऐसी क्यों बात आई कि ये बहुत 2010 के आसपास की बात है करीब, ये अभी 35 साल के करीब 35 से 40 के बीच की उम्र है इसकी, तो 2010 के आसपास की बात है। उस कहानी पर वो अभी चुप्पी साध रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ज़्यादा विस्तार नहीं बता रहा, अभी पूछताछ में पूछेंगे। बट जो प्राइमा फेसी अपराध की दुनिया में, अपराध के दलदल में घुसने का जो प्रथम दृष्टया कारण वो बता रहा है, वो यही बता रहा है कि मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने हथियार बनाना, हथियार चलाना सीखा और इस कला में महारत हासिल की, प्रावीण्य हासिल किया, पर लक्ष्य से भटक कर उस हथियार का अपने पर्पज से यूज करने की बजाय लोगों के बीच में आपूर्ति करनी शुरू कर दी। सर कितनी प्रॉपर्टी वगैरह भी उसके नाम से, कुछ ऐसा कुछ भी बाबा के नाम पे उसने कितने पैसे कमा लिए? जो भीमदान है, इसका परिवार देशनोक मंदिर के पुजारी की श्रृंखला में भी है, तो कमाई का वो जरिया है, खेती है। और अभी जो बाबागिरी चल रही थी, इसकी कमाई का कोई लेखा जोखा तो है नहीं, पर जीवन अच्छे से मजे में कट रहा था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। गाड़ियों का भी कुछ धंधा करने की भी बात आई है कि मैं पुरानी गाड़ियाँ इधर से उधर कराता था, ये सब धंधे भी सामने आ रहे हैं, बहुमुखी धंधे हैं। पर अपनी पहचान बदल कर लोगों को और पुलिस को दोनों की आंखों में धूल झोंकते हुए दोनों को अलग अलग तरीके से बेवकूफ़ बनाने की एक कवायद थी, जो आखिर कारगर नहीं सिद्ध हुई और वो साइक्लोन टीम की गिरफ्त में आ गई।